लॉ, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब तुम जब एक सीए में बनना चाहते हो, लॉ एक वर्ड आप में ला, तो सबसे सिंपल भाषा में इस वर्ड को उस नजरिए से देख लेना। इसी के कारण तुम्हारे प्रोफेशन की अहमियत है। ये नहीं रहता तो तुमको कोई ढूंढता भी नहीं। यानी बात है कि आप सीए में बनोगे और किसी बिजनेस वाला तुमको हायर करेगा। क्यों करेगी? बिजनेस को बहुत सारे लॉ क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। इंडिया में यदि हो तो बहुत सारा लॉ तुम्हें क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पेटीएम की तरह तुम्हारा बैंकिंग बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। उन्हें थे कुछ दिन 5 दिन पहले कि पेटीएम का जो बैंकिंग पार्ट था वो बंद कर दिया गया। क्यों? उसने लॉ नहीं माना था। तो लॉ नहीं माना था तो किसी का बिजनेस ही सरकार क्या बोलेगी, बंद करो। बोला क्या किया हमने? बोला बस तुमने लॉ नहीं माना। तो अब बिजनेस को डर किस बात का है कि भाई सारा लॉ का कंप्लायंस मुझे क्या है, करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी एक सरकारी बंदा आके तुम्हारे दुकान पे ताला मार के क्या है, चला जाएगा। और यदि लॉ का कंप्लायंस किए हो, उसके मुंह पे वो पेपर मारोगे और उसका पावर नहीं बनता कि आपको वो कुछ बोल के क्या है, जाए। कितना लॉ तुम पे एप्लीकेबल है, क्या क्या करना है, ये पता होना चाहिए। तो बोला जाता है जिस जमीन पे खड़े हो, लॉ ऑफ लैंड, जिस जमीन पे खड़े हो आप, उस जमीन का सारा लॉ आपको मानना पड़ेगा। तुम बोलोगे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं। तो एक लाइन और बोला जाता है, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब मुझे पता नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है लॉ के मामले में। इग्नोरेंस ऑफ होम कंट्री लॉ, फॉरेन कंट्री का लॉ पता नहीं, हमको नहीं मालूम, ठीक है। बट जिस जमीन पे खड़े हो उसका लॉ तुमको पता होना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो किसी को मर्डर करके कि हमको नहीं मालूम था कि मर्डर करने से फांसी होगा। वो तुमको पता होना चाहिए था। तो लॉ ऑफ लैंड आपको पता होना चाहिए। बिजनेस को कितना सारा लॉ मानना होगा, ये बिजनेस को पता होना चाहिए। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन, उसको क्या पता चलेगा भाई। तो बिजनेस ने तुम्हें नौकरी पे रखा कि भाई देख हमारे लिए कौन कौन सा लॉ क्या है, एप्लीकेबल है, कौन कौन सी चीजें मेरे लिए एप्लीकेबल है। और इसी बंदे को बोला उसको कंप्लाई करवा, उसको क्या कर, कंप्लाई करवा। तो ध्यान रहे कि आपको पता होना चाहिए। तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा ना। इस इंटर और फाइनल के दौर में तुम्हें वो जिस इंस्टीट्यूट ने तुम्हें डिग्री देने की जिम्मेदारी ली है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तुम्हें क्या करे, पता है कि भाई एक बिजनेस को कितना सारा लॉ क्या है, कंप्लाई करना होगा। और ये मत सोच कि सिर्फ ये लॉ एंड एथिक्स के पेपर में ही है। डायरेक्ट टैक्स भी लॉ है,
इनडायरेक्ट टैक्स भी लॉ है, ऑडिट भी लॉ है, मतलब लॉ ही लॉ भरा पड़ा है। तो तेरी पढ़ाई का ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है जो इस चैप्टर से तू सीखेगा। एटलीस्ट एक तो लॉ जानने के साथ साथ कि और कोई लॉ को किस तरह पढ़ना है, क्या है, ये तुझे जानना पड़ेगा। तो इस वर्ड से नफरत हटा लो, क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशन का वजूद ही वही है। तो कभी भी नाम सुन के जो लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं ना, समझ गया कि हो गया उनका सीएम। वर्ड को सुनने के बाद प्यार से कि ना भाई, ये तो मेरा काम ही है, ये तो मुझे बहुत सही से क्या है करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई जॉब पे रखेगा, मुझे कोई पूछेगा, ये सारा का सारा इसके कारण ही। जितना बेहतर जानोगे उतना बेहतर आप जहां नौकरी कर रहे हो या जिस क्लाइंट को सलाह दोगे वो पढ़ोगे बहुत बेहतर, एग्जॉस्टिवली, एक्सटेंसिवली, तभी आप किसी को सजेशन और कंसल्टेंसी भी क्या है दे पाओगे। तो अब पढ़ते वक्त रवैया सिर्फ और सिर्फ एग्जाम मत रखना, क्योंकि एग्जाम के बाद एक होता है अभी पढ़ा, और दूसरा क्या है कि जब इंसान काम में जाता है ना, तो फिर वहां भी पढ़ना पड़ता है। यदि वही काम मिला तो तब तो तुमको और उसे डेप्थ में क्या है पढ़ना पड़ेगा। अभी से थोड़ा पढ़ लोगे तो हल्का आइडिया रहेगा, फिर वो काम तुमको क्या होगा मिल जाएगा, किसी को बोल पाओगे कि हाँ इतना पता है। तो सामने वाला ही क्या बोला भाई, 25-30% पता है, बाकी तो सीख ही लेगा। अब एकदम जीरो से स्टार्ट करोगे तो हो सके वो काम ही ना दे तुमको। ऐसा नहीं कि तुमको 100% ही अभी सीखना है, बट 25-30 तो पता हो परसेंट। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है। शरीर के अंग की तरह कोई भी एक सब्जेक्ट तेरा कमजोर रहा तो तेरे प्रोफेशंस में वो जो प्रोफेशनल्स वर्ड है जो कि बात कर रहे थे, इस वर्ड को तू जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे कोई क्या बोलेगा भाई एक प्रोफेशनल है। वो हड़बड़ी भी नहीं करना है पागलों की तरह, धीरे धीरे चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कर ले। क्योंकि इस पेपर का इम्पोर्टेंस ये मत सोच, जैसे मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसी में ये नहीं है, ये पूरा लॉ है। इसमें भी, इसमें तो लॉ नहीं है, लॉ का ही एक और सबऑर्डिनेट पार्ट है जिसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, वो भी तो लॉ ही है। थोड़ा बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये दोनों पूरा लॉ है। लॉ के ही ऊपर तो सारा चैप्टर है उसका। इसके अंदर एफएम कंपनी का हिस्सा है तो चलो लॉ नहीं है, बट अलग चीज रहा। इसके अंदर थोड़ा बहुत कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हल्का पार्ट है, तो लॉ ही है। बस हमने पहले ही कहा ना कि वो नजरिया थोड़ा हटा दो। लॉ सुनते ही बंदा थोड़ा मन ही मन इरिटेट होता है, जैसे लगता है कि यार ये पेपर मजबूरी में मिल गया। बस मजबूरी वाले वर्ड से थोड़ा सा अपने आप को हटा लो। ये मजबूरी में नहीं, यही तुम हो, तुम ही वही हो, यानी तुम्हारी पहचान ही वही है। तो चलो, इसकी सबसे पहली शुरुआत जो नॉर्मली मैं करता हूँ वो है कि आप जब लॉ पढ़ने जाते हो तो अभी जैसे मैंने कहा जिस जमीन पे खड़े हो उस जमीन का ही तो लॉ जानना है ना।
तो अपनी जमीन एक पॉलिटिकल बाउंड्री के तहत नाम दिया गया वॉर इंडिया। तुम फिलहाल लॉ पढ़ने वाले हो इंडिया रिलेटेड, और हो सके इस समय यदि तुम्हें बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करने का इरादा हुआ तब तो आप यूएसए, सिंगापुर, हांगकांग, बाकी देशों का लॉ पढ़ना भी चालू कर दोगे। क्यों? बोला भाई हमको तो फॉरेन क्लाइंट को डील करना, पैसा बहुत देता है वो लोग, तो उनका लॉ जानना होगा। पर तो उनका लॉ जानना होगा या इंडिया वाले को सलाह देना होगा कि इस देश में जाओ तुम्हारे लिए सुविधा होगा। तो तुम कब दे पाओगे? जब वहां का जानोगे। इसीलिए इस शब्द से बस थोड़ा सा प्यार रहे, और उस प्यार के साथ आगे जब बढ़ा अपनी कंट्री की बात करेगा तो अपनी कंट्री के बारे में जैसे शुरुआत का ज्ञान वही पहले वाला ही है सारा। क्या कि बाकी सब्जेक्ट को जो पढ़ते थे और जब लॉ पढ़ते हो दोनों में एक बहुत बेसिक अंतर है। बाकी सब्जेक्ट किसी ऑथर के मन की बात है, बट लॉ एक कौन सा पार्ट है? ऑफिशियल पार्ट है। इससे कुछ मिलावट नहीं है, कोई झोलझाल नहीं है, कोई अपने मन से कुछ भी नहीं बोलेगा। हाँ, भाषा को भले ही लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। लॉ ऑफिशियल है, अपनी कंट्री की बात होती है तो अपनी कंट्री का इतिहास जानना भी थोड़ा जरूरी है। और अपनी कंट्री का इतिहास फॉर्मल तरीके से चालू कब से हुआ? इसके पहले क्या था? ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल में वो हमें गुलाम बना के रखे थे, वो अपने हिसाब से जो उनका रूल्स रेगुलेशन था। हाँ, वो थोड़े सिस्टमेटिक थे, और सिस्टमेटिक नहीं होते ना तो दुनिया के इतने सारे देशों में वो शासन नहीं कर सकते थे। बिना सिस्टम का इंसान 2 5 10 दिन या 2 5 साल तक ही है, या 2 5 10 लोगों को मैनेज कर सकता है। जब बहुत ज्यादा शासन और बहुत ज्यादा लोगों का शासन करना तो सिस्टम का होना क्या है? जरूरी है। तुम्हें भी लगता होगा या तुम यदि ध्यान से देखोगे तो हमारे देश के बहुत सारे सिस्टम तो आज भी अंग्रेजों वालों आ रहे हैं। कैलकाटा हाई कोर्ट वो तो अंग्रेजों ने ही बनाया था भाई। ऐसा तो नहीं कि वो आजादी के बाद बना। इसका मतलब क्या था? सिस्टम किन लोगों ने डाला था? उन्हीं लोगों ने डाला था। एक देश को चलाना है तो एक सिस्टम क्या है? चाहिए। और बिना सिस्टम का कभी एक देश या कंट्री चल ही नहीं सकता है। हाँ, वो अपने स्वार्थ में कुछ अलग गलत किए वो अलग बात है, बट सिस्टम तो वो डाले थे। संसद भवन आजादी के बाद नहीं बना था, वो पार्लियामेंट आजादी के पहले बना था। राष्ट्रपति भवन आजादी के पहले का है। वेस्ट बंगाल का गवर्नर हाउस भी आजादी के क्या है? पहले का है। मतलब ये सारे सिस्टम वही डाले थे, हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, बस उसमें समय के साथ थोड़ा और चेंजेस किया, बट एक बेसिक सिस्टम तो डाला हुआ उन्हीं का है। और ब्रिटिश के पहले कौन थे? राजा महाराजाओं का दौर था, एम्पायर, मुगलों का शासन था, उसके पहले भी राजा थे। और जब ब्रिटिश जाने लगे तब कौन सा गेम खेल के गए? वो तो बोले देखो हमने तो राजा महाराजाओं को जीता है। तो ब्रिटिश जाने लगे तो क्या बोले? हम अब छोड़ के जा रहे हैं, बाकी आप लोग समझो, बाकी आप लोग समझो, हमको अब नहीं बोलना है। हम आजादी दे रहे हैं, और 700 800 जितनी भी रियासतें थी
जिनको उन्होंने जीता था, उन रियासतों को बोला बाकी तुम लोग सोचो, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब रहा कि आजादी के दरमियान एक आंदोलन सा चला, और उसी मूवमेंट में इसके बारे में लोगों ने सोचना चालू कर दिया। और उसी आंदोलन के दरमियान फिर जो उस आंदोलन के नेता थे, रियासतों को फिर लगे कि या तो इंडिया में मिलो या वॉर पाकिस्तान में मिलो। लेकिन कुछ रियासतों ने क्या कहा, हम किसी में भी नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। हैदराबाद के निजाम थे, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह जी थे, जूनागढ़ के नवाब थे। तो बहुत छोटे छोटे लोगों ने तो चलो मिले, और ये जो तीन चार बड़े बड़े रियासतें थी, या गोवा का ही शासन था पुर्तगालियों का, तो ये सब लोगों ने पहले तो फैसला किया कि हम लोग अपना अकेले ही पहले की तरह रहेंगे, पहले की तरह। लेकिन उन्हीं रियासतों ने, लेकिन आसपास वही देशों का कब्जा, भारत और पाकिस्तान ने सबको बाध्य किया कि या तो आप हम में मिलो या फिर उनमें मिलो। तो सिस्टम आजादी यानी भारत की कल्पना की यदि बात करोगे तो वो इस दिन दिखा, लेकिन इस दिन उसका अपना सिस्टम नहीं था। उसका अपना सिस्टम कब बना? उसका अपना सिस्टम यदि बात करोगे तो बना जिस दिन आप रिपब्लिक डे मनाते हो। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डे हमारे नेशनल हॉलीडेज या कैलेंडर में है। और सीधा सीधी इस साल 75 ईयर मनाएंगे हम लोग लास्ट। तो ये दो दिन का एक अपना इम्पोर्टेंस है। और 26 जनवरी, 15 अगस्त अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, तो 26 उससे भी ज्यादा है, क्योंकि हमारा अपना सिस्टम आया। 2 2.5 3 साल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, 26 नवंबर हमारे ख्याल से संविधान की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई थी, पास भी हो गया था, बट लागू हुआ कब से? 26 जनवरी से। क्या था वो पूरा का पूरा 26 जनवरी वाला पार्ट? वो वर्ड हमें मिला था कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। आज तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं। हमारा सीएमए वाला पहले तो बोला कि उसी को पढ़ लो भाई। क्या बोला? इज द लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कुछ ब्लेंड यानी मिक्सिंग है ऑफ व्हाट, रिजिडिटी एंड व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे इस शासन तंत्र के सिस्टम को हम लोग कहते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब सबको आजादी है, बट आजादी है लेकिन रहना होगा एक साथ, अलग नहीं रह सकते। Lengthiest written constitution, blend of rigidity and flexibility, and has a federal system with unitary features। हर एक वर्ड और मीनिंग के साथ जरूर चलना, क्योंकि हमने पहले ही कहा जिंदगी में खुद कभी पढ़ना हो तो पढ़ पाओ, ये एबिलिटी तुम्हें बनानी है। एंड हमारे शासन के पार्ट में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म आया, बाकी तो ये चलो बात करेंगे। और प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रियम्बल यानी मुख्य पाठ में लिखा क्या है, तो ये कुछ लाइन। क्या? वी, हम सब, द पीपल ऑफ वॉट, इंडिया। यानी जो बच्चा यहाँ जन्म लिया
तो वो एक तरह से ये लाइन बोल रहे, उसे एक तरह से उसके ऊपर ये लाइन थोप भी दिया गया, जो भी बोल लो। वो बोला भाई हम तो पढ़ा लिखा नहीं, बोला तुम्हारे लिए भी लागू हो गया, तुमने यहाँ जन्म लिया, तुम्हारे ऊपर भी ये क्या हुआ, लागू हो गया। We the people of India have solemnly resolved to constitute a what? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. And इस सारे देश के सारे नागरिकों के लिए क्या बोला? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। चार वर्ड। जस्टिस कैसी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी किस बात का? लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith, worship, and equality of what? Status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the what? Nation। कहानी था। और संविधान में भी बहुत सारे बदलाव हुए। In our Constituent Assembly, 26th day of November 1949, तो लॉ अडॉप्ट कब हुआ था? 26/11/1949। एंड लागू कब से हुआ? तो अभी कुछ दिन पहले संसद में इसी 75 ईयर्स पे भाषण चल रहा था। एक हम लोग विंटर सेशन कहते हैं। विंटर सेशन में तुमने देखा कि संसद के बाहर ये लोग मारपीट कर लिया। राहुल गांधी वाला जो घटना बीच में हुआ, 2 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। तो घर में हम लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई संविधान तुम्हारा मेन पार्ट रहा, तो कभी संविधान की कॉपी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। दोनों वर्जन है, हिंदी से लेके इंग्लिश। बीच बीच में चेंज हुआ, तो अपडेटेड है कब तक? फर्स्ट पे 2024 तक। और राहुल गांधी जी वो जो छोटा वाला बुक हमेशा लेके आज क्या है, चलते रहते हैं। तो छोटी वाली कॉपी, बहुत सारा आर्ट लिखी हुई चीजें इसमें है, के बाद एक और जैसे कि ये संविधान का ओरिजिनल वर्सन ही रहा, ओरिजिनल पार्ट जो रहा, जो तुमने पढ़ा अभी, वो सिंपली बोलोगे तो वही चीज यहाँ भी शुरुआत हुआ था। यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो और इंडिया पे लागू होगा, तो इंडिया की परिभाषा भी इसके अंदर है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे राज्य हमारे क्या हुए, जुड़ते गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी में कुछ वर्ड्स लिखोगे, चलो शुरुआत, क्योंकि एमसीक्यू बोल लो, तुम्हारा भी 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। 15 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स का। सबसे बड़ा पार्ट तो वही रहा। हम्म। हाँ, अब एक एक करके होगा, और एक ग्रुप दिए तो गैप रहा, बोध दोगे तो लगातार है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करोगे कुछ यहीं से, एकदम कॉपी में डिटेल लिखते चलो। लॉ, अदर सब्जेक्ट, उसके इतिहास से
चलो, तो ये पार्ट था। अब रहा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट वाले हिस्से को बाद में बात करेंगे। वो प्रियम्बल वाला वर्ड भी लिख लो। प्रियम्बल मतलब क्या कहते हैं? जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रियम्बल में ये लाइन है। प्रियम्बल मीन्स व्हाट? इंट्रोडक्शन, यानी किसी का परिचय। यानी हमारे संविधान का परिचय ही क्या दिया जा रहा है? कुछ इन शब्दों से। तो जो वर्ड है सिर्फ वही लिखना कि वर्ड उसके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे लिखोगे एक वर्ड प्रियम्बल। कौन सा वर्ड? प्रियम्बल। पहला वर्ड पहले तो वो लिख लो, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। प्रियम्बल के नीचे एक लाइन कि हमारी संविधान का प्रियम्बल का जो वो वर्ड है, वो वर्ड है ही क्या? ठीक है, बस खाली कोटेशन लिख लेना, क्योंकि एमसीक्यू में वो 5 वर्ड्स हैं। कौन कौन से 5 वर्ड्स हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके बाद कम से कम ये 4 पार्ट तो जरूर लिखो। चलो लिखो, जस्टिस, कॉमा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद उनके लिखने में ज्यादा बिलीव करो। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ थॉट, कॉमा, एक्सप्रेशन, कॉमा, बिलीफ, कॉमा, फेथ एंड वर्शिप। वर्शिप। थर्ड लाइन में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ opportunity, and of opportunity, and to promote among them all, and to promote among them all fraternity। अगले लाइन में fraternity, assuring the dignity of the individual, assuring the dignity of the individual, and the unity, and the unity and integrity of the nation, unity and integrity of the nation। ओके, तो तुम जिस सिस्टम से जुड़े हो उस सिस्टम का ये मेन थॉट है, उस सिस्टम का ये मेन थॉट है। और डेट भी लिख लो, 26/11/1949। चलो, तो फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशंस का मेन पार्ट रहा।
प्रियम्बल ही हमारे लॉ के अंदर लिखी गई चीजों के चार लिखना नहीं है, पर्पस को एक तरह से सर्व करता है। जो अंदर लिखा गया है ना, इन्हीं बातों को सोच के लिखा गया है। इट डिस्क्लोजेस द सोर्स, इट लेज डाउन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, राइट, फ्रीडम, और एक सरकार को चलना कैसे है उसकी पूरी परिभाषा ही यहीं पे उसे डिफाइन कर दी गई है। देश की कोई भी सरकार कोई भी हिस्से को यदि अवॉइड करती है, सरकार पे आरोप भी लगते हैं बहुत सारा, भाई संविधान की मूल भावना से आपने क्या किया, खिलवाड़ कर दिया। इसको कह सकते हो संविधान की हमारी मूल भावना ही यही है, पूरी की पूरी। अब रहा कि लोग आजकल इसका कहीं कहीं गलत यूज कर लेते हैं। बोला हमारा तो आजादी है, तो रात को 12 बजे डीजे बजा दोगे? आजादी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते ना। आजादी है ये इन चीजों का, लेकिन तुम गलत तो कुछ नहीं कर सकते हो। चलो, हमारा संविधान लिख लिए तनिष्क जी, तो उनके लिखने की आदत डालो। आ जाओ अब। हमारा संविधान चलेगा कैसे? खाली बोल देने से चलेगा ना, उस पर कुछ हरकत भी करनी होगी, हरकत भी करना होगा। तो हमारा संविधान इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले उसने एक बंदे को हेड पे बैठाया। क्या बोला? आप घर के गार्जियन हैं और बैठ के देखते रहिए सब सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो भाई उसका एक सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठा दिया गया और बोला गया कि आप सबके हेड हो, आप पे जिम्मेदारी है देखना कि सब सही से है, चल रहा है या नहीं चल रहा। और इसीलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट सिटीजन। हम लोग लॉ की भाषा में कहते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश की प्रथम नागरिक है। फर्स्ट सिटीजन इज कॉल्ड आज की तारीख में द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ, उनको देख के लगता है कि भाई हम लोग राजा महाराजाओं के दौर पे तो नहीं है, साधारण आदमी भी उस पोजीशन पे क्या है, पहुंच सकता है उस डेडिकेशन से। तो उस डेडिकेशन से वो साधारण आदमी पहुंच सकता है, यानी वो एक सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे। इसलिए वो हमारे वो दिन हमारे संविधान की एक बहुत खास दिन थी। बाकी लोग भी जो भी थे उनके साथ साथ ये भी कि यार हमारा गणतंत्र अभी भी जीवित है। अब रहा, इनको हेड बैठाया गया, लेकिन तुम भी जानते हो किसी भी काम को करने के लिए उसे सही से क्लासिफाई करना पड़ता है। और उसी सिलसिले में तीन टुकड़े में हमारे सिस्टम को जिम्मेदारी दी गई। यानी उस लॉ के ओरिजिन पे तू चल रहा है और पहला चैप्टर भी तेरा यही है। तीन कौन लोग हो गए? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट, जुडिशियरी। ये हम लोग कहते हैं, लेकिन तेरे काम चलाऊ या बोलचाल की भाषा में लेजिस्लेटिव यानी कौन? लेजिस्लेटिव यानी एक तरह से हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि। और हमारा सिस्टम ऊपर पड़ा था एक वर्ड, फेडरल। फेडरल मतलब पावर के बहुत सारे लेवल हैं। पावर के क्या है? तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में पावर को दो बराबर हिस्से में दो लेवल पे बांटा गया। कौन कौन? एक ममता जी, एक मोदी जी। पावर के दो लेवल हैं, एक ममता जी और एक वॉट,
ममता जी डरती हैं? नहीं डरती हैं। भले ही मोदी जी होंगे, भले ही मोदी जी होंगे पूरे देश के, लेकिन ममता जी डरती तो नहीं है। रीजन क्या है? संविधान ने उनको भी बराबर पावर दिया है, इसलिए वो डरती नहीं है। यदि वो पावर का लेवल सिर्फ मोदी जी के पास होता तो कल ममता जी को उठा के फेंक दिए होते। लेकिन वो क्या बोलती है, हम भी तो भाई चुन के आए हैं, हमारी सरकार या जो भी है, तो वही कहानी है, डरती नहीं है। तो ध्यान रख, ये दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं किस पे? लेजिस्लेटिव पे। लेजिस्लेटिव को सबसे आसान भाषा में तू कभी भी क्या बोलना? जिनका काम है लॉ बनाना। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? और ये साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना कि जो सोच के हमने लॉ बनाया था वो सही से उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेजिस्लेटिव यानी बोल सकते हो जिसको हिंदी में लोग कहते हैं विधायिका। विधायिका, विधायक सुनते हो ना, उसी से उस वर्ड को क्या बोला गया? विधायिका हिंदी में। तो लेजिस्लेटिव मतलब हम सारे 140 करोड़ में जिन लोगों को भी वोट देने का क्या है, अधिकार है, वो उनको चुनते हैं। वो उनको चुनते हैं, लेजिस्लेटिव। तो चल, बात जैसे ही हम लोग किया लेजिस्लेटिव का, तो उसमें सीधा सीधा लेजिस्लेटिव का काम क्या है उस पे यदि अपने चले, तो सिंपली ध्यान रखना कि लेजिस्लेटिव वाले हिस्से का काम क्या है? लॉ बनाना, यानी लॉ को क्या करना? फ्रेम करना। लॉ को क्या करना? फ्रेम करना। मतलब अपनी भाषा में समझ जा, तो जितना लॉ पढ़ने वाला है ना, वो बनाया यही लोग है। तो जितना भी लॉ पढ़ने वाला है, तो आप जितना लॉ पढ़ने वाले हो, काम है लॉ बनाना, तो लेजिस्लेटिव बोलने से ही मन में कौन सी बात? सरकार। और पावर के फेडरल सिस्टम है, फेडरल यूनिटी नहीं, एक ही आदमी के पास है। तो फेडरल सिस्टम में पावर के जब दो लेवल है ना, तो इलेक्शन भी कितने होते हैं? बोला सर दो से ज्यादा होते हैं। तो वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, बाद में उसके बारे में जानोगे। तीसरा जो लेवल है वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत। वो स्टेट ने अपने पावर को वहां छोड़ा है। लेकिन मेन जो इलेक्शन है वो कौन है? दो। अभी 2024 में कौन सा हुआ था? पार्लियामेंट वाला। और 2026 में कौन सा होने वाला है? वेस्ट बंगाल असेंबली का, अगले साल अप्रैल मई में। तो बोला इंडिया में इतने सारे स्टेट है, सबका सेम टाइम होता है या अलग अलग? कुछ दिन पहले कहाँ का हुआ? महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी में वो हुआ था जो सीट खाली रह गई, खाली हो गई। बट हर एक 5 साल पे सरकार, हमारा संविधान कहता है कि 5 साल ही रह पाओगे आप। क्या कहता है? चुन के आए हो तो कितने साल मैक्सिमम? 5 साल। अचानक उसमें से कोई गुजर जाता है तो वो सीट खाली होती है, तो उनकी जगह पे फिर क्या कराना पड़ता है? इलेक्शन। तो जो यूपी में हुआ था वो 9 सीटें वो थी, या तो गुजर गए या वही लोग पार्लियामेंट में चले गए, तो असेंबली का सीट उनको क्या करना पड़ा? खाली करना पड़ा। समझ गए? वेस्ट बंगाल में भी 6 सीटें हुई थी, लेकिन पूरे का चुनाव 5 5 साल के अंतर पे है। तो थोड़े दिन पहले कौन कौन से स्टेट में हुआ?
महाराष्ट्र झारखंड यूपी मत बोलो, वो तो हम लोग बाई इलेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बाई इलेक्शन, उपचुनाव। जब कोई खाली हो गया, मतलब कोई मर गया, या वो पार्लियामेंट की संसद में चले गए। अब रहा कि अभी कौन सा होने वाला है, एक और न्यूज फॉलो किया करोगी? बोलो, कॉमन सेंस। केजरीवाल दिल्ली, फरवरी में 3 तारीख को कहाँ होने वाला है? 3 या 5 जो भी है, इलेक्शन कमीशन 1 महीना पहले उसे अनाउंस कर देती है। दिल्ली का होने वाला है, फिर 2-4 महीने बाद कहाँ का होने वाला है? अभी वो डेट नहीं हुआ है। बिहार का, अप्रैल मई में देखोगे बिहार का होने वाला है। तो तुम्हें क्या लगा सर, ये तो सालों भर इलेक्शन चलता रहता है, अभी इधर अभी उधर अभी उधर। आजादी के 10 या 15 सालों तक तो सही से चला था, लेकिन बीच बीच में सरकारों के टूट जाने के कारण सबका डेट मिसमैच हो गया। तो मोदी जी ने संसद में अभी एक लॉ बना रहे हैं, क्या? 1 नेशन 1 इलेक्शन। उसका भी एक लॉ बनने वाला, समझ जा। 1 नेशन मतलब एमपी और विधानसभा, स्टेट और के जो भी इलेक्शन होगा, क्या होगा? एक ही बार होगा। कौन ये फालतू का बार बार रोज रोज का झंझट लगा रहे हैं? और विपक्षी पार्टियां उनका विरोध कर रही हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, जैसे चल रहा वैसे ही चलने दो। साल भर का कमाई नहीं है ये लोग, क्या है ना, जब एमपी का होता है तो एक साथ लड़ लेते हैं, और जब विधानसभा का होता है तो सब अपना अलग अलग लड़ता है। अब बीजेपी भी अपना काम क्या खेल रही है, एक साथ होगा तो अब पब्लिक को बोलेंगे कैसे कि हम एक साथ हैं ना, अलग हैं। वो गेम खेलने जा रहे हैं। चला, 2024 में तूने चुना था किसका पार्लियामेंट? हमारे पास पावर है, हम लोगों ने मोदी जी को औकात दिखा दिया। 400 पार भूल जाओ, 240 भी नहीं हुआ। यही तो हमारे गणतंत्र की खूबी है। उनको क्या लगता था कि हम जो बोल लेंगे वही हो जाएगा? उनको भी लगना चाहिए डर कि भाई हम जो बोल देंगे वो होने वाला नहीं है। नहीं तो बहुत बोलते थे, मोदी की गारंटी, आजकल नहीं बोलते हैं। आजकल वो वर्ड ही क्या है, गायब है। तो घमंड में बहुत बोलते थे वो भी। तो भारतीय गणतंत्र की खूबी यही रही। चल, पार्लियामेंट यानी एमपी, और असेंबली यानी वार्ड। तो पार्लियामेंट में जो चुन रहे हैं वो यूनियन बोला जाएगा संविधान में, जहां भी वर्ड है यूनियन। यूनियन यानी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन यानी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और असेंबली यानी कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक होगा या बहुत सारा? सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही होगा, बट स्टेट गवर्नमेंट सब अलग अलग है। बीजेपी सब जीत रही थी, महाराष्ट्र के पहले कहाँ जीती थी? हरियाणा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र। तो क्या लगा था सब वही जीतेंगे? झारखंड में हरा दिया गया उनको। और अब आजा, असेंबली जब बोला गया, तो जब असेंबली बोला गया तो इसका मतलब क्या था? असेंबली बोलने का मतलब ये था कि भाई ठीक है, असेंबली अलग अलग जो भी रहा। तो नेक्स्ट पार्ट ये था कि संसद एक ही है, लेकिन उसमें भी 2 लेवल हैं, लोकसभा और वार्ड राज्यसभा। और लॉ बनने के लिए दोनों सभा से पास होना होगा। लॉ बनने के लिए सिर्फ लोकसभा से लॉ पास होने से नहीं होगा। अब हम लोग किसके लिए चुनते हैं, लोकसभा के लिए या राज्यसभा के लिए? लोकसभा के लिए चुनते हैं। कितने सीट हैं? उसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। अपर हाउस कौन हो गया? तो क्वेश्चन मार्क आया कि इसमें चुने कैसे जाते हैं लोग? बोलो।
लोकसभा तो हम लोगों ने मान लो इस बार आवड़ा प्रसून बैनर्जी, उधर श्रीरामपुर लोकसभा कल्याण बैनर्जी, तो राज्यसभा में कैसे लोग जाते हैं? कौन? सारे स्टेट असेंबली वाले वो लोग चुनते हैं किसके लिए? संविधान को इतना ही मिक्सअप किया गया ना कि किसी एक के हाथ में पावर जाए ही नहीं, और किसी एक के हाथ में पावर गया ना तो वो भी एक तानाशाह क्या होगा, बन जाएगा। इतना ही सिस्टम को सही रखा गया। लिखने वाले सिस्टम हमारे बहुत ही समझदार लोग थे, वो जानते थे किसी एक को पावर देने का मतलब है भारत के लिए खतरा, फिर चीजें टूट जाएंगी। यानी सबके मन में डर है कि हम ही सभी नहीं है, सबको ये एहसास करवाना था उनको। तो लोकसभा में तो तुम लॉ पास करवा लिए, लॉ पास कहाँ फिर करवाना होगा? और राज्यसभा में कौन कंट्रोल में है? यानी ममता जी भी तो अधिकार रख रही हैं। लोकसभा में भी उनके सीट नंबर ज्यादा है। अब रहा कि टोटल राज्यसभा की कितनी सीटें, और अपर हाउस के, अपर हाउस में 233 ये विधानसभा वाले चुनते हैं। भारत सरकार अपनी तरफ से किसी को भी दे सकती है। जैसे कभी कभार सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर, तो सचिन तेंदुलकर को असेंबली ने नहीं चुना। राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के पास पावर है कि वो 12 किसी और लोगों को क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग फील्ड के लोगों को वो 12 क्या करते हैं, चुन दिया जाता है उन लोगों को। लोकसभा 5 साल के लिए, राज्यसभा कितने साल के लिए? राज्यसभा के अभी एक मेंबर कुछ दिन पहले मारे गए, कौन? और अभी 6 महीने पहले उनकी विदाई भी हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो कभी लोकसभा से चुन के आके प्रधानमंत्री नहीं बने थे भाई, वो जब भी चुन के आए थे किससे, राज्यसभा से। और राज्यसभा का मेंबर भी मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या है, बन सकता है। एक ही इलेक्शन लड़े थे, दिल्ली से वो हार गए थे। अदरवाइज सिंपल आदमी थे, उनके लिए राजनीति उतनी थी नहीं, तो हमेशा उनको कांग्रेस कहाँ से चुनवा के लाती थी, राज्यसभा के द्वारा। और 5-6 महीना पहले उनका हेल्थ बिगड़ा, तो लास्ट वो बोले कि नहीं हम अब आगे नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन बंदे थे। बोले अब संसद आने में मेरे को प्रॉब्लम आता, वोटिंग वोटिंग देने में। तो 6 महीना पहले चर्चा पे सभी लोग बोले थे कि वो अपने जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह जानते थे, ये नहीं कि बने रहो, जाने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जब वोटिंग और फैसला है तो वो जाना चाहते थे, और व्हील चेयर पे आके वोट दे के जाते थे। यानी ऐसे ही डिसिप्लिन उनका नजरिया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास होना है कहाँ से बाबू? 543 टोटल। 543 का आधा कितना, बोलो? 543 का हाफ कितना? 271.5। 271.5 तो अब आधा आदमी चुन के भेजेगा, पूरा ही भेजेगा ना। तो पूरा भेजेगा तो 272, तो इधर कितने? जिसके पास 272 वो सरकार बनाता है। समझ गए? आधे से ज्यादा जिनकी हो गई उनकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। सारा फंडा उसी से है। क्यों? क्योंकि कभी भी वोटिंग होगा तो एक तरफ कितने, 272, दूसरी तरफ कितने, तो बोला भाई तुम तो हार गया, एक वोट से भी हार गया। इसलिए वहां एक वोट की कीमत है, उसके कारण सरकार बदल जाएगी।
अब इस बार बीजेपी के कितने थे, 240 ही। तो उनको फिर दो तीन लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा। नीतीश जी, आंध्र प्रदेश के नायडू जी, सब मिलके वो, बाकी छोटे छोटे मिलके 250 300 के आसपास तक पहुंचे, 298 99 तक। यानी बाकी लोग उस तरफ हैं तो 242 ही। लेकिन वो भी कम नहीं है, इसलिए वो लोग भी आजकल बराबर चिल्लाते हैं। पिछली बार बीजेपी के ही थे 300, अपने दम पे सरकार थी, इसीलिए बोलते थे मोदी की गारंटी। अब नहीं बोलते, बोले गारंटी का दो तो हट जाएगा तो गए आप। फिर तो आप 272 के नीचे आ जाओगे, और 272 के नीचे आए उसी दिन सीट आपको क्या करना होगा, खाली कर देना पड़ेगा। उसी दिन आपको, संविधान की हमारी खूबी भी यही है, ये भी नहीं कि कोई जबरदस्ती बैठेगा। और राज्यसभा में भी आपका आधे से ज्यादा होना चाहिए लॉ पास करने की कहानी में यदि बोला तो। ओके, तो ध्यान दे। पार्लियामेंट, यूनियन, यूनियन को दूसरी भाषा में क्या बोल लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोल लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और विधानसभा, स्टेट को क्या बोल रहा है, असेंबली। क्या बोल रहे हो, असेंबली। तो चलिए, पहले वाले हिस्से में लिख लोगे। तो अपने उस राजनीति से बाहर निकल, अपने सब्जेक्ट पे आ जा। वो जो लॉ तुम पढ़ोगे, उस लॉ को बनाने का अधिकार किसके पास, लेजिस्लेटिव के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो वो पार्लियामेंट से पास होके आया, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से। वन नेशन वन इलेक्शन इस बार पास हुआ नहीं है, अभी वो डिस्कशन में चल रहा है। और दूसरी तरफ है विधानसभा, एमपी, एमएलए इसलिए बोला जाता है। एमपी का पूरा फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में आप उसे कहते हो सांसद, सांसद कहते हो। अंग्रेजी में उसे क्या बोला गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसको हिंदी में क्या कहते हो, विधायक। कहते हो ना विधायक जी। तो विधायक जी कौन हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। और एमपी हो गए वॉट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तुम जहाँ रहते हो एटलीस्ट पता हो तुम्हारे एरिया के एमपी कौन, एमएलए कौन। तुम्हारे एरिया के एमपी कौन, प्रसून बैनर्जी। एमएलए कौन, डॉक्टर राणा चैटर्जी। हमारे एरिया के एमपी, नहीं मालूम, इसे कैसे चलेगा, कल्याण बैनर्जी। श्री रामपुर लोकसभा क्षेत्र तो श्री रामपुर लोकसभा क्षेत्र की कौन है, कल्याण बैनर्जी, एमपी।
और एमएलए वो बंगला जो स्टार है उत्तरपाड़ा के उस तरफ के। क्या तो कांचन कंचन मल्लिक ने, कंचन मल्लिक तुम्हारे एरिया के राणा चैटर्जी हमारे एरिया के विधायक हो गए, तुम्हारे कल्याण घोष यानी एमपी एमएलए होंगे। तनिष्क के एरिया के कौन है एमएलए? राणा चैटर्जी। और एमपी तुम्हारे हो गए प्रसून बैनर्जी। होता है जैसे हावड़ा संसदीय क्षेत्र हुआ, रामपुर संसदीय क्षेत्र है, ये सारा बांटने का भी एक अपना प्रोसेस है। आबादी के आधार पे एक ही एरिया में फिर बाद में दो टुकड़े में भी बढ़ जाता है, क्योंकि संविधान में क्लैरिटी के साथ लिखा है कितने लोग हो जाने पे उसके एक विधायक होने चाहिए, क्योंकि लोगों के प्रतिनिधि है वो। तुम्हारे एरिया में तुमने उनको चुन के भेजा क्या? तुमने ये चुन करके भेजा कि भाई मेरी बातों को आप वहां पे रखोगे। चलिए लेजिस्लेटिव, तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए बस इतना ध्यान रखना, लॉ बना कहाँ से है? लेजिस्लेटिव। और लॉ को बंद खत्म भी करने का अधिकार उन्हीं का है। किसान आंदोलन सुने होंगे दिल्ली के, लॉ बनने के बाद भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने उसका आंदोलन क्या किया। तो तुमको लगता है कि कोई लॉ लागू ना हो तो तुम लोग रास्ता पे उतरोगे? जो किसानों ने अपने से संबंधित तीन लॉ को रुकवा दिया, अब सरकार ने बना लिया बट किसानों ने विरोध किया। आप बोले कि भाई वहां से पास होके निकल भी गया ना, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, सड़क जाम करके बैठे रहे साल भर। साल भर टेंट वेंट गाड़ के एकदम वॉशिंग मशीन 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 ला के कपड़ा धुलाई हो रहा था, वहीं रह रहे थे, वहीं खा रहे थे। पंजाब हरियाणा के किसान अमीर इंसान है, एकदम टेंट वेंट लगा के हाईवे पे साइड पे सबका सब क्या है, खड़ी गया ट्रैक्टर पे लगा के। वॉशिंग मशीन में लस्सी बनता था। तो आंदोलन में, क्योंकि सरकार को कभी कभी लगता ना करने दो, 2 दिन में थक जाएगा, फिर क्या है, घर चला जाएगा, रात को नींद आएगी, क्या होगा, आरजी कर। सरकार जानती थी कितना दिन रहेगा रास्ता पे, फिर तो वो लोग क्या है, चला ही जाएगा। बट मोदी जी को भी मालूम था, वो पंजाब हरियाणा के किसान हैं, बोले हम लोग तो यहीं पे बैठे हैं, करो तो 1.5 से 2 साल वहीं बैठे रहे वो, और अच्छे खासे नंबर में। बीच बीच में भगवान की दया से अमीर है, बोले खेती बाड़ी चली रहा, पैसा आ ही रहा, यहीं बैठ के अड्डा तंबाकू पियो और यहीं रहो, क्या दिक्कत है। चल, लेजिस्लेटिव का काम क्या रहा? लॉ बनाना। अभी मैंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट एमपी एमएलए काम करने का तरीका है, एक सरकार बनती है। इधर ममता जी की सरकार यहाँ है। सरकार यानी एक मंत्रिमंडल है, जिनको हर एक का काम डिफाइंड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हर एक का एक मंत्रिमंडल है, हर एक का काम क्या है, डिफाइंड है, सबकी जिम्मेदारी में आता है। अब जैसे कि बांग्लादेश की घटना के बाद बांग्लादेश से लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। अब रहा कि उस बॉर्डर को देखने की जिम्मेदारी किसकी? बोलो। बॉर्डर को देखने के लिए एक आर्म्स पुलिस है, वो कौन है? बीएसएफ। बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उनकी जिम्मेदारी क्या है? भारत की सीमाओं की रक्षा करना, ध्यान रखना कोई आना जाना। तो बीएसएफ कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? हर एक का काम बटा है। बीएसएफ आता है होम मिनिस्ट्री के तहत। तो ममता जी क्या बोली? ममता जी पे आरोप लगा कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, तो बोला जाके अमित शाह से पूछो, हमसे क्या बात कर रहा है। ममता जी क्या बोली? तो सिक्योरिटी, वो बॉर्डर को देखने की जिम्मेदारी किसकी? बीएसएफ की। और बीएसएफ आता है किसके अंदर है? होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्टर है कौन? अमित शाह। तो बोले वो लोग पैसा लेके ढुका रहा, हमको तो आप लोग बदनाम कर रहा है। तो हर एक का काम इस तरह से क्या है,
बांटा गया है। अब बोला सर ये तो स्टेट का मामला है, स्टेट का मामला है लेकिन बॉर्डर का मामला सेंट्रल के पावर में। बॉर्डर एरिया से पता नहीं, अभी वो लोग लॉ चेंज किया है, 50 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो हो जाएगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में। यानी इंटरनेशनल पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। इसलिए ममता जी से बोला गया बांग्लादेश के बारे में कुछ बोलिए, बोला वो मेरे पावर में नहीं आता, वो भारत सरकार का मामला, वो बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। विदेश से, दूसरे देश से क्या संपर्क होगा, किस पे क्या हमला करना, वो भारत सरकार जाने। हाँ, ममता जी वहां पे एक बहुत बढ़िया बात भी बोलती है, भारत सरकार जो कदम उठाएगी मैं उनके साथ। यानी ममता जी बोलती क्या है, मोदी जी जो बोलेंगे हम हैं साथ में, उस मामले में, बांग्लादेश के उस मामले में जो मोदी जी बोलेंगे हमको हमारा क्या है, समर्थन है। तो ये लोग बहुत चालाक है, बहुत डिप्लोमेटिकली गेम को खेलते हैं। बोले इधर का मामला उस मामले में भाई तुम समझो तुम्हारा मामला है। चल, लेजिस्लेटिव का काम लॉ बना दिए, अब लॉ बना दिए, लेकिन लॉ का पालन करवाना, लॉ को क्या करवाना, पालन करवाना, यानी एग्जीक्यूट कराना। क्या बोलोगे, लॉ को एग्जीक्यूट कराने का काम जो हो गया वो किसका हो गया, एग्जीक्यूटिव का। लॉ को एग्जीक्यूट कराने का जो काम हो गया वो किसका हो गया, एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव यानी संविधान ने हमारे सिस्टम को बहुत क्लैरिटी से डिफाइन किया है बाबू। संविधान ने एग्जीक्यूटिव बोल करके एक बंदे को खड़ा किया और क्या बोला भाई, जो लॉ बना है ना उसके हिसाब से तुम लोग उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो। अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल पे लेते हैं, मान ले इनकम टैक्स लॉ कौन बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लिखा है उस लॉ में, जो जिनका इनकम है उनसे क्या करो, टैक्स लो। मिनिस्ट्री कौन है उसका, इनकम टैक्स का, हर एक काम को बांटा गया, मिनिस्ट्री मंत्रालय का नाम। जब सरकारें बनी ना तो तुम लोग अब धीरे धीरे सजग रहना, बिकॉज मैंने पहले कहा ना वो सब तुम्हारे प्रोफेशन से भी जुड़ा है, कि तुम्हारा काम कौन से मंत्रालय के तहत आता है। तुमको किसी को चिट्ठी लिखना है, तुमको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, तो कौन सी मंत्रालय को चिट्ठी लिखोगे। तो इनकम टैक्स किसकी पावर में आता है, कौन सा मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। करीब करीब 40 से 50 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे ही अलग अलग क्या है, बहुत सारे मंत्रालय है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इनकम टैक्स का मामला है। लॉ क्या बना, जिनका इनकम होता है उनसे टैक्स लो। टैक्स लेगा कौन, जिसको आप बोलते हो वॉट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वो संविधान कहता है कि उनको बोला जाए अलग से, वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया, उनको क्या बोला, आप लोग एक तरफ, अब आपका काम है लोगों से टैक्स क्या करो, लेके आओ। यानी ये हो गए कौन से, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इनको तो तुमने 5 साल के लिए चुन के भेजा था ना, लेजिस्लेटिव को। ये कौन हो गए, जो सरकारी नौकरी पाए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये कितने साल के लिए आए, रिटायरमेंट के एज तक, 60 साल। इनको क्या बोला गया भाई, जितना लॉ बना है ना उसका एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, उस काम को फॉलो करना। क्या बोला जाता है, उस लॉ का पालन करवाना। यानी इसका नाम, जैसे वो बोले ना लेजिस्लेटिव यानी विधायिका,
एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, उसका काम है काम को करवा लेना। और वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को बोलती है भाई तुम लोग सही से काम कर, नहीं तो हमको पब्लिक को 5 साल में क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। और तुम लोग यदि सही से काम नहीं किया तो हमको तो अगली बार हरा देगा वो लोग। तो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तुम सुने हो ना क्या, ग्रुप डी का नौकरी, ग्रुप सी का नौकरी, ग्रुप बी का नौकरी, क्या वार्ड, ग्रुप ए का नौकरी। यानी नौकरी का लेवल कितना है, 4। सबसे लोअर कौन, ग्रुप डी, सबसे छोटा पोस्ट। और सबसे बड़ा पोस्ट कौन, ग्रुप ए। तो जैसा जो पोजीशन पे है उसकी वो जिम्मेदारी है। अब वो जो बीएसएफ का जो बंदा है, जो तुम्हारा एसएससी जीडी के बाद एग्जाम पास करके क्या किया है, बीएसएफ का एम्प्लॉय बना, उसमें जो उसका ऑफिसर है वो क्या हो गया, उसमें बहुत बड़े ग्रेड बी भी हैं, सी भी हैं, ए भी हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन ए। तो दूसरा बंदा कौन हो गया बाबू, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में हम लोग इसी को कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या रहा, काम को क्या करवाना, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, एग्जीक्यूटिव का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, बोलो, बोल भाई, नीचे दिख रहा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, किसी डिपार्टमेंट का, यानी सरकारी नौकरी में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन कौन सा, सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट का क्या रहा, सेक्रेटरी। सरकार मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट। और इधर कौन हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी वो जो यूपीएससी वाले जो ग्रेड ए से चालू किए, प्रमोशन होते होते सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और जब मिनिस्टर चुन के आता है ना, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही उसको काम समझाता है, क्योंकि वो मंत्रालय में है। तो मिनिस्टर्स डायरेक्टली पहले उन्हीं को बुलाता है। तो ये रहा सेकंड पार्ट, एग्जीक्यूटिव। हमारा जो सिस्टम है, चलने का तरीका है, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिस रेलगाड़ी से तुम लोग आया, कौन से मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यानी वो सरकारी पार्ट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है, अभी बता, रेलवे मिनिस्टर। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके पावर में है, सेंट्रल या स्टेट, सेंट्रल के पावर में। के पावर में रेलवे नहीं आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्टर कौन, तुम ही नहीं। तुम लोग को ले जाके गंगा जी में डुबा देना चाहिए। रहता है उस जगह से, जा रहा है आ रहा है पता ही नहीं। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं बहुत सारे। अच्छा चल, सरकारी बस में आया होगा, सरकारी बस जो है वो कौन सा मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। और वो स्टेट का पावर है, वो क्या है, स्टेट के पावर है। हाँ, स्टेट मिनिस्टर्स का नाम याद रखना मुश्किल है, बिकॉज इतने सारे स्टेट। तुम लोग कभी नाम सुना होगा, बिहार में एक एजुकेशन सेक्रेटरी हुए थे, कौन, जो दिमाग खराब कर देती थी, एजुकेशन सेक्रेटरी। कोई पाठक बोल के आए थे, सुनता था कि स्कूलों को बहुत टाइट करके रखा था। वो जो सेक्रेटरी होता है ना, कभी कभी वो बंदा बहुत टाइट होता है उस डिपार्टमेंट का। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी हुआ कौन हुआ, एजुकेशन सेक्रेटरी। टीचर लोग का कभी भी, भाई तुम तो खुद ही पढ़ा लिखा, बहुतों का नौकरी खा गया बेचारा, ट्रेनिंग करवाया।
तो कभी कभी कोई सेक्रेटरी भी बहुत टाइट रहता है, सबको टाइट करके रख देता है। चल, दूसरा पार्ट कौन हुआ? एग्जीक्यूटिव। और तीसरा और आखिरी, जुडिशरी को सिंपल भाषा में क्या बोलेगा? कोर्ट, न्यायपालिका। कौन हो गया? न्यायपालिका। यानी लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को एग्जीक्यूट करवाना, और जुडिशरी का काम है दो लोगों के झगड़े को सुलझाना और फैसला देना। एग्जाम्पल के तौर पर, तू मर्डर कर दिया, कौन पकड़ के ले गया तेरे को? कहाँ ले गई? जेल में? कहाँ? कोर्ट। पहले तो कोर्ट लेके गई 24 घंटे के अंदर। क्या बोली? सर ये मर्डर किया है। किसको? किसको बोली तनीजा? कोर्ट को। मोबाइल बाद में देखना। तो तू यदि मर्डर करेगी, पुलिस तेरे को उठा के लेके जाएगा, और कोर्ट में क्या बोलेगा? ये मर्डर किया है। तनीजा बोली हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। बोला कैसे, तेरे पास प्रूफ क्या है? अब पुलिस अपना प्रूफ देगी। तनीजा सीधा बोली देखिए सर, हम इस दिन तो हांगकांग में था। बोलता हमको मर्डर किया है। ध्यान दे, कोर्ट वहीं पे कभी बोलता चुपचाप छोड़ो इसको, प्रमाण देख के। तुम जिसको ला देगा हम ऐसे ही दे देंगे। जहां दो लोगों के विचारों में मतभेद है, पुलिस कहती है मारा है, वो कहता हमने नहीं मारा। अब रहा कि पुलिस कहती है सर मुझे मौका समय दीजिए, मैं इंटरोगेट करके सब पता करूं विटनेस, फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो पुलिस कहती है ठीक है, 2-4 दिन के लिए तू लेके जा इसको। उसको क्या बोलते हैं? पुलिस कस्टडी। क्या बोलते हैं? किससे परमिशन लेना पड़ा? देख संविधान कितना बढ़िया, ऐसा नहीं कि पुलिस ले जाके ऐसे ही रख देगी। संविधान ने बहुत सही से डिफाइन किया कि तुम अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, किसी को उठा के 5 दिन रख लिया। हाँ, पुलिस कब क्या बोलती है उस समय जब 5 दिन रखना? सर हमने उठाया ही नहीं है, हमने तो उठाया ही नहीं। और यदि पुलिस रिकॉर्ड में उठा ली, तो पुलिस को क्या बोला गया? 24 घंटे के अंदर इसे मेरे सामने क्या करना होगा? लाना पड़ेगा। 24 घंटे से ज्यादा तुम किस अधिकार के तहत रख लिया? तुमको कौन पावर दिया रखने का? तो कोर्ट उसे कहती है कि ठीक है तुम 5 दिन रखो। 5 दिन बाद फिर पुलिस लेके आती है, सर कुछ बता नहीं रहा, हमको और 5 दिन दो। बहुत कुछ कर रहे हैं, ये हमको कुछ क्या कर रहा है, इसे बता नहीं रहा है, अभी हमको और चाहिए। फिर यही पुलिस फिर लेके आई। कोर्ट फिर क्या बोलता है? माथा मत खराब कर, 10 दिन तेरे को दिए थे। अब वो बताता है कि सर यही सस्पेक्ट है, तो पुलिस कहती है ठीक है एक काम कर, ये अब मेरे कस्टडी में रहेगा। कौन? कोर्ट बोलता है। ध्यान रखना, उस कस्टडी का नाम है जुडिशियल कस्टडी। कस्टडी दो हुआ, एक पुलिस कस्टडी, और दूसरा कौन सा हो गया? जुडिशियल कस्टडी। और जुडिशियल कस्टडी मतलब इसको हावड़ा जेल में भेज दो। इसको कहाँ भेज दो? अब तुम लॉकअप में नहीं है, अब तुम कहाँ चला गया? और जेल किसके पास में? जुडिशियल, ये मेरे अंडर में रहेगा। पुलिस बोलती है सर हमको पूछना है, तो बोला मेरे से परमिशन ले जाके मेरे से फिर पूछना तू अंदर जाके। इसीलिए अपराधी क्या बोलता है? सर पुलिस कस्टडी में हमको मत दो, आप अपने कस्टडी में रखो, जेल में खाएंगे पिएंगे रहेंगे आराम से। और यदि वो ये भी प्रूव कर दे सर हमने किया नहीं, फालतू का पुलिस मुझे क्या कर रही है, परेशान कर रही है, तब फिर कोर्ट क्या बोलता है? इसको बेल दो, चुप, जमानत। हाँ तुम अपना प्रोसेस चालू रखो, लेकिन अभी इसको क्या करो? बेल दो। फिर पुलिस क्या बोलती है? सर भाग जाएगा ही। तब तुमको पुलिस क्या बोलती है? रोज जाके पुलिस में हाजिरी दे के आएगा, जाके सिर्फ सिग्नेचर करके क्या है?
कि है तू भागा नहीं, दिल्ली वाला कहानी में। अब कोर्ट को ये मैटर, वो बोलता सर हमने अपराध किया नहीं है, हाँ उसको बोला जाता बाहर नहीं रहेगा तो इंडिया में ही। तो ध्यान दे, तीसरा कौन हुआ? जुडिशरी को भी पावर है कि जब दो लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट है ना, तो उस कन्फ्लिक्ट का फैसला कौन करेगा? लेजिस्लेटिव नहीं करेगी भाई। एग्जीक्यूटिव का काम है, ठीक है तुम पकड़ के ले आए, बोला हाँ पकड़ के ले आए, रखना नहीं रखना कौन बोलेगा? लेजिस्लेटिव बोलेगा। पुलिस तो पकड़ के लाई, लेकिन तुम रख सकते हो या इसको क्या करना होगा, जमानत देना होगा, ये फैसला कौन करेगा? ये तो कोर्ट करेगा ना, जुडिशरी। नहीं नहीं, जुडिशरी सॉरी, जुडिशरी करेगा। तो जुडिशरी यानी कौन हो गया? कोर्ट। अब चल, सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, पुलिस ने सारे विटनेस दिए, कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई, क्या बोली? इसको बरी करो। कोर्ट संतुष्ट हो गई कि तूने ही क्या किया है, मारा है, तो फिर जो अपराध की सजा है, उम्र कैद हो, फांसी हो, जो भी हो, यानी कोर्ट अंधा कानून विटनेस। तो सिस्टम को तू बहुत थोड़ा सा ध्यान से देख, क्या देख रहा है तुझे सिस्टम? बोला यार बहुत बढ़िया सिस्टम तो डिफाइन किया गया है। सिस्टम कितना बढ़िया डिफाइन किया गया है कि कोर्ट के पास उसे लेके क्या करना है, जाना है, जहां कन्फ्लिक्ट हुआ, एक कहता हाँ एक कहता व्हाट ना, तो कोई बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा, फिर वो मामला सीधे किसके पास? कोर्ट। कोई बीच में लिया ना, तो चैलेंज कर दिया जाता है कि तू कौन होता भाई फैसला करने वाला? कभी कभार कुछ राजनीतिक दल या ये लोग कहते हैं दो लोगों के झगड़े में, तो सीधा सीधा बोलता तू होते कौन थे ये सब करने वाले फैसला? जैसे तुम लोग सुनता था पंचायत की या सालिसी सभा, कि किसी को पंचायत के लेवल पे मारा गया, वीडियो वायरल होता है, तो फिर वो मामला कोर्ट के संज्ञान में जाता है कि तुम लोग होता कौन था सब फैसला करने वाला? फैसला हम करेंगे भाई। और इसीलिए राजनीतिक दल और ये पुलिस जो भी है, जब किसी मामला फंसता है तो सीधे सीधे वो लोग भी क्या बोलते हैं, भाई हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कोर्ट जाओ अपना समझो, क्योंकि ये मेरे पावर का चीज नहीं है। क्योंकि जानते हैं हम यदि कुछ बोले तो हमको उल्टा लास्ट में फंसा दिया जाएगा कि तुम होते कौन थे करने वाले। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बेस्ट सिस्टम को डिफाइन कर चुका है जिसमें हर एक चीज का सॉल्यूशन है। तो ध्यान रखिए, हमने पहले कहा ना कि जब आप लॉ पढ़ोगे ना, तो सारी चीजें तेरे काम की उसमें होगा। अब इसमें टेक्निकल टर्म जो भी रहा, आगे उस पे आएंगे। तो आखिरी हिस्सा फटाफट उसी हिस्से पे खत्म करते हैं। और वो क्या रहा? जुडिशरी का काम क्या है? टू सेटल द डिस्प्यूट इन कोर्स ऑफ व्हाट? लॉ को जब एग्जीक्यूट कराया जा रहा था तो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट क्या हुआ? किसी को अपराध किया, किसी को गिरफ्तार करते ही वो पहले क्या बोला, हमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? उसने डिस्प्यूट क्या किया? राइट। और यदि यदि वो सीधे सीधे बोलते सर हम ही ने मारा है, तो बात ही खत्म। लेकिन कोई बोलता नहीं है, तब तो वहां डिनाई कर जाते हैं। तो जहां उसने क्वेश्चन रेज किया, मामला आ गया इधर, और इसको हम लोग कहते हैं व्हाट? कोर्ट। कोर्ट दो तरह के हैं, एक एक्चुअल कोर्ट और एक कोर्ट की तरह। कोर्ट की तरह वाले का वर्ड का नाम क्या है? क्वाजी। मतलब अब ओवरबर्डन है तो धीरे धीरे उस तरह से तोड़ा गया। डिपार्टमेंट के अंदर ही अपने आप में एक तो पहले कोर्ट होता है। लगता है यार, बोलते हैं ना लोग कि घर का मामला घर में ही पहले सलट जाए तो बाहर जाके क्या लाभ। तो डिपार्टमेंट में ही यदि लगता है कि मामला सलट जाए तो वही खत्म करो। इसलिए उसको कहते हैं क्वाजी जुडिशियल कोर्ट लाइक ट्राइब्यूनल। वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर है। और जब वहां से भी मामला नहीं सलटा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के मामले में बंगालियों का एक लाइन है क्या, बंगाल के हाई कोर्ट जाकर
बंगाल के हाई कोर्ट देखा छो, मतलब झगड़ा हुआ तो हमको भी कोर्ट क्या है पता है। और अल्टीमेटली सुप्रीम। बस मैंने एक फ्रेमवर्क यहाँ दिया, अब इसके बाद तेरे मैट के हिसाब से एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे। बस तुझे बताना था ये कि हमारे संविधान के हिसाब से सिस्टम कुछ ये है, 3 पिलर। कभी कभी लोग बोलेंगे कि संविधान में कितने पिलर, 3। यानी संविधान 3 स्तंभ पे खड़ा है। संविधान 3 स्तंभ पे खड़ा है। और वो 3 पिलर हो गया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या वॉर। तू सीए में बन रहा है, पता तो तू इसमें कहाँ है? कहीं नहीं। तू तो अपना ऑफिस खोलेगा भाई। तू तो प्राइवेट जॉब करेगा। तुझे सरकार का हिस्सा बनने के लिए तो तीनों में से जाना पड़ेगा ना भाई। तू तो इसमें कहीं नहीं है। तू एग्जीक्यूटिव में कब आएगा? जब सरकारी नौकरी तुझे मिलेगी। तो तुम है ही नहीं, तू तो बाहर से ही है। बस तुझे मालूम है कि मेरा इससे पाला पड़ेगा, मेरा इनसे क्या है, पाला पड़ेगा। तू यदि प्रोफेशनल और कंसल्टेंट है तो तुझे मालूम है तुझे भिड़ना किससे है, एग्जीक्यूटिव से। तुझे भिड़ना किससे है? और भिड़े ना एग्जीक्यूटिव से तो है, तो जाएगा तू कहाँ? जुडिशरी। तू जाने वाला किसके पास है? जुडिशरी के पास। क्योंकि मान ले तेरे क्लाइंट को क्या बोला, इनकम टैक्स वाला, 10 लाख टैक्स देना होगा। तेरा क्लाइंट तेरे पास भागा भागा आया, सर देखिए ना का चिट्ठी आ गया एक तो, हमसे 10 लाख क्या किया है, मांग लिया, बोला ऐसे ही दे देंगे, चल हम लोग जुडिशरी चलते। हम लोग नहीं देंगे, हम लोग के पास भी ये प्रूफ है। और तू उस जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव को हरा सकता है। कब? कब हरा सकता है बोल? हाँ जी। तू कब हरा सकता है बोल? तुझे लॉ बहुत परफेक्ट पता है, ध्यान रख। तेरे से एग्जीक्यूटिव भी डरेगा बाबू। भाई ये धुरंधर है, ये धुरंधर है, इससे थोड़ा क्या है, बच के रहना। इसको क्या है, सब पता भाई। इसके सामने जाना है तो पूरा तैयारी करके क्या है, जाना पड़ेगा। नहीं तो जुडिशरी में ही झाड़ खिलवा देगा हम लोग को। एग्जीक्यूटिव को मालूम है कि जुडिशरी में ये मेरे को क्या करेगा, झाड़ खिलवा देगा। कि देखिए सर हमारा क्लाइंट को ये लोग क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है ये लोग। इसीलिए तू उसे बहुत अच्छी तरह सीख। तेरी इज्जत उसी में है कि भाई उसके पास चलो, वो बहुत बढ़िया सलाह और सजेशन क्या है, देगा। चल, आखिरी क्वेश्चन, सबसे पावरफुल कौन इसमें? हम्म। लॉ बनाने वाला पावरफुल है भाई। जुडिशरी को बोला मर्डर होने पे 2 दिन का मैक्सिमम सजा। किस, मान ले मर्डर के केस में लिखा गया मैक्सिमम सजा 2 दिन, मान ले। मर्डर का मैक्सिमम सजा कितना बोला गया? 2 दिन। कौन लिखा लो? जुडिशरी के पास मामला गया, जुडिशरी बोला उम्र कैद, मान ले। लेजिस्लेटिव बोला तू कौन होता है बे? हम लोग जब लिख दिया कि 2 दिन मैक्सिमम सजा, तो तू अपने मन से कैसे उम्र कैद दे देगा? जुडिशरी को भी काम करना है कहां तक, लॉ जहां तक लिखा गया है वहीं तक। उसके ऊपर जुडिशरी का भी पावर नहीं है कि ऊपर जाएगा। हाँ, जुडिशरी एक जगह पावर पे बोलेगा तो कर सकता है, कौन सा जगह बोल तो? तू जुडिशरी को क्या दिखाएगा, सर हमारा ये अधिकार छीन रहा लोग, लेजिस्लेटिव हमसे ये अधिकार क्या कर रही है, छीन रही है। यानी लॉ बनाया और वो लोग उसमें किसके तहत बनाया, संविधान से ऊपर।
हमको संविधान ने उधर अधिकार दिया कि हम पूजा पाठ अपना करेंगे, ये कैसे बोलेगा कि हम ये वाला पूजा करें? हमको संविधान ने क्या दिया है? लिबर्टी दिया है भाई, हमको बराबरी का अधिकार दिया है। ये कौन होता है मेरा ये अधिकार छीनने वाला? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव भी तो उसी संविधान के अंदर है। तो तू कोर्ट को रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही आधार पे कर सकता है, लेजिस्लेटिव को चैलेंज कर सकता है। किस आधार पे? ये लॉ गलत है, बिकॉज संविधान के अधिकार मेरे द्वारा क्या किए जा रहे हैं? छीने जा रहे हैं। और कोई भी लॉ इनको तोड़ नहीं सकता। या तो पहले वो संविधान बदले, या तो पहले वो क्या करें, संविधान बदले, और फिर उसके बाद उनको जो लॉ बनाना है वो क्या करें, बनाए। लॉ सीख, बिकॉज बहुत ऐसे धुरंधर हैं जिनको हम लोग अपने इस दुनिया की भाषा में बोलते हैं, ये बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। जब लेजिस्लेटिव भी फंस जाती है ना, लेजिस्लेटिव यानी कौन? कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, जब ये लोग फंस जाते हैं ना, तो बोलते हैं भाई क्या किया जाए, संविधान समझ में नहीं आ रहा है। मामला तो कहीं फंस गया ना, बातों से क्लैरिटी क्या है, नहीं मिल रही है। तब ढूंढा जाता है किसको? भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, धुरंधर है, इसको बुला तो ई का समझाता समझते हैं। मोस्ट पावरफुल पार्ट है, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। मुकुल रोहतागी, ये जो बड़े बड़े लॉयर खड़े होते हुए दिखते हो ना, कभी कभी वो लोग भी उनसे सलाह लेते हैं कि भाई कुछ सलाह दे, तो दैट कि हमारे फैसले पे कोई उंगली क्या है, ना उठाए। क्योंकि जब हम फैसला दे देंगे फिर कल कोई उंगली उठा देगा कि संविधान के हिसाब से तो आपने सही नहीं किया। तो ऐसे बहुत ऐसे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं जहां गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये लोग उनको बुलाते हैं कि चलो इन चार लोगों से सलाह थोड़ा सा क्या है, ले लिया जाए। और इसीलिए जुडिशरी अपनी जगह ध्यान रख, मोस्ट पावरफुल है लॉ बनाने वाला। क्योंकि वो एक लाइन बोलता है, जानते क्या है? वी आर द लॉ मेकर, आर द वॉट, हम लॉ बनाने वाले हैं, पालन तुम करोगे। सांसद को कभी पुलिस पकड़ती है तो सांसद क्या बोलता, मालूम है तू किसको पकड़ा है? लॉ मेकर को। तू, तेरा काम क्या है? लॉ को एग्जीक्यूट करना। और पकड़ किसको रहा तू? लॉ बनाने वालों को। इतना हिम्मत है? चलो, यही था कहानी। इसीलिए अंतिम इच्छा होती है मंत्री बनना। बड़ी इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा।